प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, मतलब गति की, यानी गति का विश्लेषण, यानी कि मोशन का एनालिसिस। यानी कि यहाँ जरूरत है हमको एनालिटिकल अप्रोच, और अप्रोच में केवल आपको मोशन का एनालिसिस करना है, फिर मोशन से जोड़ना है। अप्रोच आपके लिए बेसिक ग्राफ का, उसका स्लोप क्या है, उसका एरिया क्या है, तैयार हो चुका है। वेक्टर का अप्रोच आपका तैयार है। ऐसे आपका मैथ्स का कैलकुलस हो, मैक्सिमम मिनिमम हो, वो आपका तैयार है। यहाँ तक कि अलजेब्रा कुछ भी लग रहा हो वो भी आपका तैयार है। स्क्वायर रूट, अंडर रूट मैंने आपसे कहा था, वो भी आपके तैयार होंगे। ये अगर आपके सब तैयार है, हथियार तैयार है, तो आपका काइनेमेटिक्स बहुत आसान है। बस मैं तो बोलूँगा उधर गति है, इधर मति है। बस गति मति का तालमेल का खेल है। तो आज से काइनेमेटिक्स एक खेल, बस रखना इसमें गति मति का तालमेल। आओ खेलते हैं खेल, करते इससे मेल। जरा देखें 2024 में आपके कौन से क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। 21 में 3, 22 में 3, 23 में 4। इसका मतलब विचार 3 मिनिमम क्वेश्चन और 4 मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। कैसे? अभी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आगे खेलना आपको है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, खेलना आपको है। अगर उस पर आप इंटरेस्ट चाहते हो तो अपने आप को जोड़ लो। किसी ने बॉल फेंकी, मान लो आपने बॉल ऊपर फेंकी, ऊपर से ड्रॉप आपने किया, किसी एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, आपने किसी को बोले स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओरिजिन पे आप आ गए। यानी आप हमेशा ऑब्जर्वर बन जाओ, ताकि आप उस क्वेश्चन के साथ खेल मान के खेल में जुड़ जाओ। फिर देखो कितना आसान खेल लगता है। बस फिर आपको देखना है कि वो खेल किस डायरेक्शन में है, मोशन किस डायरेक्शन में, आपके रिलेटिव कैसा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, किस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है लेकिन वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। किस डायरेक्शन में कोई रिटार्डिंग फोर्स है, किस डायरेक्शन के अंदर बॉडी जा रही है, कब टर्न कर रही है, कब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, कब वो वापस से डायरेक्शन रिवर्स करके अपने को एक्सेलेरेट कर रही है। ये सब बातें हैं। और अगर हम डायरेक्शन देखें तो इसमें डायरेक्शन भी क्या आती है, या तो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कभी बोले मैथ्स के फॉर्म में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। कई बोले और ज़्यादा सर्कुलर मोशन में जाओ तो वहाँ पे रेडियल, टेंजेंशियल, रोटेशन में जाओ तो एक्सिस, एक्सियल। कुल मिलाकर अगर मैं अभी यहाँ की बात करूँ तो मैं बात करूँगा पार्टिकल काइनेमेटिक्स। और जब बॉडी की बात करेंगे, मास बॉडी, जब उसकी डायमेंशन होगी, उसका शेप होगा, उसका साइज़ के हिसाब से उसकी डायमेंशंस होगी, तो बात हो जाएगी रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स। अब यहाँ पर जो पार्टिकल काइनेमेटिक्स है उसमें सिंपल सी बात है, जो काइनेमेटिक्स है बस उसमें आपको डायरेक्शन को देखो कितनी मस्ती से, जो है डायरेक्शन मैंने बोली एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, तीनों पेयर में आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। स्पेस में भी आ जाए तो आपस में तीनों क्या है, परपेंडिकुलर। कोई भी दो का पेड़ लो तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। रेडियल, टेंजेंशियल, एक्सियल आपस में दो का पेड़ बनो क्या है, परपेंडिकुलर। यानी कि आपस में इंडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे फ्री। जब वो फ्री तो मुस्कुराओ बच्चों, आपका भी चेहरा मुस्कुराइए, हो गए आप भी फ्री। आराम से एक डायरेक्शन एनालिसिस करिए, फिर दूसरे पे आइए और आराम से क्वेश्चन खत्म करिए और स्कोर की दौड़ लगाइए। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखते हैं। देखिए आपके वो 3 से 4 क्वेश्चन कैसे हैं। कुछ ग्राफ की बात कर रहे हैं। पहला ग्राफ देखें, ए क्या है, ग्राफ देखा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, पूछा भी वेलोसिटी। एक 30 डिग्री पहला, 1030 1/√3, 1045 1, सीधा जवाब 1/√3, फ्री। नेक्स्ट, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वीटी ग्राफ दे दिया। वेलोसिटी कहीं पर भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुई, इसका स्लोप नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी बाद में 0 हो गई। ये ग्राफ कैंसिल। इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, स्लोप नेगेटिव, यानी कैंसिल नेगेटिव, ये भी कैंसिल। अब रह गया 1 और 3। आप देख रहे हो कि वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो रही है, यानी कि स्लोप कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे स्लोप नो डाउट इस कंडीशन में यहाँ तक तो वेलोसिटी क्या हुई, 0 हो रही है, तो उल्टा हो गया। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, स्लोप बढ़ना चाहिए, बढ़ता गया। उसके बाद में स्लोप नेचर, नो डाउट धीरे धीरे स्लोप कम होना चाहिए, बाद में 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये पर्टिकुलर ग्राफ इसके साथ करें तो वीटी ग्राफ के लिए ये फेल हो गया था, ये फेल हो गया था, रह गए थे 1 और 3। 1, 3 में यहाँ पे बढ़ रही वेलोसिटी, जबकि यहाँ लगातार स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ds/dt यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, जबकि यहाँ पे बढ़ रही है। इसका ये ग्राफ भी कैंसिल, केवल क्या रह गया, थर्ड। वापस देखें इस पोर्शन में, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि ds/dt के हिसाब से स्लोप हमारे लिए वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। यहाँ स्लोप लगातार कम हो रहा है, ये गलत, ये वैसे गलत। अब यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया,
स्लोप नेगेटिव यानी वेलोसिटी नेगेटिव, ग्राफ में कहीं नेगेटिव हो नहीं रहा, इसका ये भी गलत, तो मेरा आंसर अपने आप ही ये रह गया। ये भी आपका तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ टाइम ग्राफ xt। xt एक बार करेंगे vt और दूसरी बार करेंगे एक्सेलेरेशन। पूछा क्या है? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। 4 तो दिख रहा है आपको, यहाँ तो स्लोप कांस्टेंट यानी कि एक्सेलेरेशन कितना है 0, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन कितना है 0, ये दो फेल। अब रह गया आपका ये, इसमें हम देखें लगातार वेलोसिटी के हिसाब से स्लोप बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन मोर देन 0 यानी कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। यहाँ हम देख रहे हैं लगातार स्लोप कम हो रहा है, स्लोप मतलब v dx/dt, और यहाँ के तो क्या हो रहा है 0, यानी ये तो रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन है, गलत। For the VT graph shown in figure, total time of journey is 10 सेकेंड। ठीक है, दिख गया। If maximum velocity during the motion is 3 मीटर पर सेकेंड, देख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे इतने इंटरवल में कांस्टेंट चल रही है। टाइम फॉर विच मोशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट यानी ए से बी रीजन। कटाक देखो 45 देने का मतलब क्या था कि तुरंत जवाब दो। 45 में अगर ये आपके पास 3 है तो ये भी कितना हो गया 3, यानी ये 3, यानी इतने पोर्शन का 3, इसके लिए भी 3। 10 में से 3 - 3 जुड़ के बोलो 10 - 6 क्या रह गया 4। ए बी का टाइम क्या हो गया 4 सेकेंड। स्मार्टनेस को 45 क्यों दिया था कि तुरंत जवाब दो। 45 से अगर ये 3 है तो ये भी 3, तो इतना पार्ट 0 से A का 3 सेकेंड, B से C का 3 सेकेंड, पूरा 10 - 3 + 3 10 - 6 दैट इज 4 सेकेंड। लेते इसके बाद टॉपिक अपन 1D मोशन। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फुल स्टॉप पे रोकिए, और जैसे कुछ बात रिकॉल आ जाए, देखिए कोई चीज़ आपकी MTR होगी तो मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस स्पीड 2v। एकदम ध्यान आया? सर ने कराई होगी बात प्रैक्टिस। अगर कोई डिस्टेंस d है, टाइम ऑफ जर्नी t है। अब इसके दो तरीके हैं, टाइम ऑफ जर्नी को डिवाइड कर दो t/2 t/2, डिस्टेंस डिवाइड नहीं कर रहे हैं, टाइम ऑफ जर्नी डिवाइड कर रहे हैं। इसमें अगर v1 से चले, इसमें v2 से, तो एवरेज स्पीड क्या होती है v1 v2 का अर्थमेटिकल मीन v1 + v2/2। और अगर डिस्टेंस के हिसाब से हाफ ऑफ कर दें, हाफ डिस्टेंस चला v1 से, हाफ चला v2 से, अब इस जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आ रहा होगा ध्यान। ये क्वेश्चन आपके दोनों स्टैंडर्ड है, टाइम सेव करेंगे, वहाँ आने वाले क्वेश्चन इसकी हो सकते हैं एप्लीकेशन। ये यहाँ पे हार्मोनिक मीन मैथ्स की लैंग्वेज में, और ये यहाँ पे अर्थमेटिकल मीन। अब कुछ क्वेश्चन में इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अभी तो आपको खटाक से इस पर देखा आपने, डिस्टेंस हाफ की बात करी है, यानी ये वाला केस है। तो आराम से ये v1 v2 करोगे, v² तो आएगा नहीं कभी, तो मल्टीपल देखना है। 2 × 1 × 2/2 + 1 यानी कि 4/3, और नो डाउट v, यानी आप इससे तो गए फ्री। ये नहीं करना ऐसे लिख लो 2v × v/2v + v × 2, फिर ये 4v² / 3v 4/3v, एक v कैंसिल कर, ऐसा नहीं, मल्टीपल में करिए। टाइम भी सेव करना है और स्मार्टनेस आगे बढ़ना है। देखें आगे, a particle moving in a straight line covers half the distance with speed 3 meter per second, and the other half of the distance is covered in 2 equal time interval। जो मैंने कहा था वो कॉम्बिनेशन आ गया। अब आपका केस क्या हो गया, डिस्टेंस अगर मान लो सपोज d है, तो हाफ डिस्टेंस d/2 तक तो चला ये किससे 3 मीटर पर सेकंड से, और रिमेनिंग इसके लिए टाइम के 2 पार्ट कर लिए। अगर ये टाइम यहाँ पे t है तो इसके 2 पार्ट कर लिए, t/2 और t/2। इसका मतलब ये केस तो हो गया आपका एवरेज वाला। अगर यहाँ स्पीड इसकी जो भी दे रखी है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ इसकी स्पीड है t/2 के लिए एक 4.5 और एक 7.5, ये हाफ टाइम वाला हो गया, टाइम को आधा डिवाइड करने वाला। और डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ दे रखी स्पीड 3। तो पहला इतना सा काम करो, इसके लिए इसका निकाल लो एवरेज के हिसाब से 4.5 + 7.5 12/2 यानी कि 6। ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड दे ही रखा था, इसको मैंने d/2 बोला था,
इसको d/2 बोला था। अब केस कौन सा बन गया कि पूरी जो डिस्टेंस जर्नी के हिसाब से d है उसके दो पार्ट, हाफ डिस्टेंस, उधर से मिला आपको 6, इधर से 3, खत्म से हो गए फ्री। बस खटाक से बोलिए 2 × 3 × 6 अपॉन 3 + 6 36/9 यानी कि 4 मीटर/सेकेंड। बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड के दोनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बोले हैं ये आपके स्टैंडर्ड याद होने चाहिए। वापस इसको लिख रहा हूँ, अगर टाइम के हिसाब से आधा आधा किया है, टोटल टाइम के हिसाब से जर्नी डिस्टेंस d हो तो v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 का अर्थमेटिकल मीन, और अगर डिस्टेंस के हिसाब से आधा आधा किया है v1 v2 उसके लिए अगर रेस्पेक्टिव स्पीड है तो इस बार एवरेज इज हार्मोनिक मीन। ठीक है बच्चों, मैकेडर नो डाउट, MTR मत बोलना, मुझे तो रट लो, मेमोरी टिप रिजल्ट, ताकि वहाँ टाइम से हो जाए। बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन तो ग्राफ का बोल दिया, देखते हैं भी इंट्यूशन क्या हो रहा है। A bullet fired into a fixed target loses 1/3 of its velocity after traveling। एक्चुअली कल मैच देख के आया हूँ ना, तो वापस जयपुर से लौटा हूँ 10 अप्रैल को, उसकी बात भी करूँगा आपसे। तो अभी तक केवल रात को 3.5-4 घंटे सोया हूँ, इसलिए वो फिक्स से मिक्स दिख गया। आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर, ठीक है साहब, रुक गए यहाँ पे, फुल स्टॉप। इसमें चले, इसको मान लो x, बाद में रख देंगे 4। इनिशियल मान लो इसकी यहाँ पे स्पीड u, 1/3 ऑफ वेलोसिटी लूज कर दी तो क्या रह गई, 2/3 रह गई। आगे क्या बोलता है, नो डाउट रिटार्डेशन जो भी होगा इसको रिटार्ड कर रहा है। फर्दर पेनिट्रेट्स d × 10⁻³ इसके बाद d × 10⁻³ इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, बाद में लिख देंगे d × 10⁻³ और ये मीटर बोल रहा है, इसका मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा बाद में। ओके, ये रेस्ट हो जाता है, u = 0। तो जो भी रिटार्डेशन चल रहा है उसके हिसाब से फ्री चल रहा है टाइम से, इसका मतलब मुझे इक्वेशन दिख रही थर्ड, और मन में चल रहा है एज ए रिटार्डेशन कांस्टेंट, तो इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a × ट्रेवल डिस्टेंस। ये मेरा दिमाग में चल रहा है। तो पहले इस पोर्शन को लेता हूं मैं और यहां से लिखता हूं मैं सीधे इनिशियल u² माइनस 2/3 का स्क्वायर बराबर 2ax, जिसको लिख सकता हूं u² 1 - 4/9 2ax, और लिख दो 2x इज इक्वल टू 5/9 u², नंबर 1। अब इसकी ट्रिक भी बन जाएगी आपके अपने आप, ट्रिक मैथमेटिक्स से दिखती है अपने आप, चलते रहना। अगला है आपका x डेज, जहाँ पे इनिशियल हो गया 2/3, फाइनल क्या हो गया 0, तो नो डाउट कटाक से बोलिए 2/3 u का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या बोली अपन ने, एज्यूम करी x डैश, तो यहाँ से आपका हो गया, ये तो 0 है, तो 4/9, तो 2x डैश को लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, 4/9 u²। मुझे x डैश को लाना है, वो बाद में d × t⁻³ है, जरा कर लेते हैं। 2x डैश अपॉन 2x 4/9 u² कैंसिल हो जाएगा, 5/9, 9 से 9 कैंसिल, 4/5, इधर 2 से 2 कैंसिल, x डैश अपॉन x, यानी x डैश बराबर 4/5x। अभी पहले इसको सॉल्व करते फिर ट्रिक देखते हैं। x कितना था 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 16/5 सेंटीमीटर, यानी कि 16/5 को बोलो 3.2 सेंटीमीटर, और इसको अगर मीटर बोलो 3.2 × 10⁻² मीटर। और ढंग से बोले तो x डैश बराबर, क्योंकि 10⁻³ में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे 10 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो 32 ऊपर जाके 10 की पावर नीचे वाला -3 कर देगा मीटर, d इंटू, तो d = 32 मेरा जवाब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इसको ट्रिक से देखिए, ये तो अपना थॉट चल रहा था, अब इसको दिमाग में लेके चलिए।
क्योंकि स्पीड रिटार्ड हो रही है तो इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इनिशियल स्क्वायर मैंने फाइनल स्क्वायर। अब मल्टीपल देखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/3 है, इधर यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ फाइनली 0 है क्योंकि 0 है। अब मैं बोलूँ इस केस में यू स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ भी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो सीधे बोलूँगा 1/3 लूज हो गई तो 2/3 रह गई, यानी कि 1 - 4/9 यानी कि 5/9, किसके बराबर 2ax। अगर यहाँ बोलता 1/3 की जगह 1/4 लूज कर देती तो 3/4 रह जाता, तो यहाँ 3/4, तो 1 - 3/4 के हिसाब पर 9 कितना 16, 1 - 9/16, तो उसके हिसाब से 7/16 हो जाता। यानी मैं जो होगा उसको ध्यान से कर लूंगा पहली इक्वेशन। दूसरी और आसान है क्योंकि ये तो 0 है, तो सीधे 2/3 का स्क्वायर 4/9। अगर होता 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16। रेशो करो, डिवाइड करो, क्वेश्चन खत्म करो। अब मैं इसको पहले वाले को फर्स्ट करूँ, फास्ट फटाफट करूँ, तो 1 - 4/9 5/9, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/9 अपॉन 5/9, 9 गया 5, 4/5 इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन एक्स, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू 4/5। अगर मेरा क्वेश्चन होता 1/3 की जगह 1/4 ऑफ वेलोसिटी लूज करती तो 3/4, 3/4 1 - 3/4 का स्क्वायर 9/16, यानी कि यहाँ हो गया 7/16। इधर जाएगा 3/4 का स्क्वायर यानी कि 9/16, ये 9 है, उधर 7/16 है, इधर आपका 9/16 3/4 के हिसाब से, इधर था 7/16, डिवाइड करोगे गया 16 कैंसिल, इधर हो जाएगा 9/7, तो 9/7 हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, मेक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, अब आप इसको मुंह जवानी भी कर सकते हैं। ध्यान रखना स्क्वायर को करना, बस ध्यान रखना यहाँ पे रिटार्डेशन है, इसलिए इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल कम है, क्वेश्चन में दम है। अब आ गए अपन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर मैंने शुरू में आपसे कहा था जब भी कोई फेंके, माना आपने फेंका है, लगातार स्पीड रिटार्ड हो रही है, फाइनली जाके टॉप पर जाके 0 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर अपन कोई भी स्पीड से फेंक दें, ये बोल रहा है 100 से फेंका, ठीक है साहब 100 से, बाद में ऑफर फ्री फॉल करेगी। अब मान लीजिए लास्ट का ये सेकंड है, तो ये शुरू का डाउनवर्ड का 1 सेकंड है, अपवर्ड जर्नी का लास्ट का 1 सेकंड और डाउनवर्ड जर्नी का शुरू का 1 सेकंड। नो डाउट दोनों केस में जब फ्री फॉल की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जवाब हो जाएगा हाफ GT² के हिसाब से T1 रख दो, तो ये G/2। कितना सीधा जवाब हो गया कि आप इसको किससे ही फेंको, 100 से कि 200 से कि 300 से कि बाद में किससे फेंको, अगले से 200 बोल दिया, 300 बोलता, 400 बोलता, मुझे मालूम है लास्ट में इसको वापस ऊपर से ड्रॉप होना है, फ्री फॉल होना है, तो ये तो हमेशा और ये हमेशा दोनों बराबर होते हैं। तो अगर 1 सेकंड है तो ये भी 1 सेकंड के बराबर होगी, अगर 2 सेकंड है तो ये भी 2 सेकंड के बराबर होगी। 1 सेकंड का मतलब ये हमेशा जवाब होगा G/2, और अगर G को हम मान ले 10 तो फिक्स हो गई वैल्यू हमेशा 5 मीटर, इसलिए इसको ये 5 लिखना ही पड़ेगा। और ये 200 लिख दे कि 300 लिख दे कि 400 लिख दे, अगेन ये लास्ट के 1 सेकंड में हमेशा शुरू की डाउनवर्ड जर्नी के 1 सेकंड के बराबर हाइट फॉल के बराबर होगा, यानी कि जवाब आपका हमेशा G/2 होगा। भला वो इसमें 200 लिख देता कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी 300 कर देता या 400 कर देता, कुछ भी कर दो, ऑलवेज G/2। G अगर 10 है तो 5 मीटर, ठीक। किसी भी लेवल पर, ये आपके अलग अलग लेवल है, ये मान लो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये अपवर्ड जर्नी, और ये मान लीजिए टॉप से वापस से ये टॉप पीक जहाँ पे नो डाउट इधर फाइनल 0 इधर इनिशियल 0, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोई U है, ये यहाँ पे कोई V है, एक ही लेवल, ये यहाँ पे कोई W है, तो अगर ये यहाँ पर ऊपर का U है तो नीचे का U है, स्पीड बोल रहा हूँ, ये ऊपर का V है तो नीचे का V है, अगर ऊपर का W है तो नीचे का W है। इसका एक ही लेवल पर जो अपवर्ड जनरी है वो डाउनवर्ड जनरी, तो आप एक ही लेवल पे इनकी स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। ये U तो ये U, ये U तो ये U, ये V तो ये V, ये W तो W। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो, जितने ये हाइट गेन होगी उतनी हाइट फॉल होगी, जितनी हाइट ये गेन होगी उतनी हाइट फॉल होगी,
जितनी हाइट गेन होगी उतनी हाइट फॉल होगी। अगर ये लास्ट का 1 सेकंड है तो शुरू का 1 सेकंड है, शुरू के 1 सेकंड में हमेशा हाफ जी टी स्क्वायर टी इक्वल टू 1, तो g/2, तो ये भी g/2, तो ये तो जवाब इसका हो गया। अब कोई सा भी क्वेश्चन पूछे इन दोनों के बीच में, कभी कुछ पूछ लें, इन दोनों के बीच में कुछ पूछ लें, तो आप आराम से कह सकते हो कि अगर मेरे पास कहीं पे भी स्पीड है, हर जगह यहाँ पे जी काम कर रहा है ऊपर जाने में, क्या एज ए रिटार्डेशन, ऊपर फ्री फॉल के सबसे क्या कर रहा है डाउनवर्ड में एज ए एक्सेलेरेशन। तो आप आराम से इनके बीच में कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, हर लेवल पर आप बात कर सकते हो। जैसे मैं एक बात हल्की सी इसमें जोड़ देता हूं, ढंग से बना ले पहले इसको। मान लो यहाँ पे अपन इसको टॉप मान लेते हैं, दो ही मान लेते हैं, यू और वी। ये यू तो ये भी यू, ये वी तो ये भी वी। और चलो इसको वी मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं, इसको डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू, और इनिशियल वाले को यू मान लेते हैं, यू तो ये भी यू। तीन हो गए, यू वी डब्ल्यू। ये टी इक्वल टू 0 पर, और ये फाइनली वापस लौटना टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ टी कैपिटल टी। नो डाउट ये स्टैंडर्ड। अब मैं जो बोलूँ उसे ध्यान समझना। ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक। बॉडी को ऊपर यू स्पीड से फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u अपॉन जी। इस लेवल पे जो ग्राउंड लेवल है, स्पीड देखो कौन सी दोनों साइड यू यू, तो 2u अपॉन जी। इसके यहाँ पे क्या है स्पीड वी, तो ये टाइम क्या होगा 2v अपॉन जी। ये इस लेवल पे देखो क्या w 2w अपॉन जी। कितना फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो स्पीड यहाँ पर वो स्पीड यहाँ पर, v यहाँ पर तो v यहाँ पर, w यहाँ पर तो w यहाँ पर, ग्राउंड लेवल u यहाँ पर तो u यहाँ पर। अब अगर मैं कह दूं किसी भी लेवल पर आपको कोई टाइम इंटरवल देखना है, कोई हाइट का रेशो करना है, कुछ भी करना है, तो कितना फास्ट होगा। इस लेवल पे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन जी, इस लेवल पे टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर का 2v अपॉन जी, इस लेवल टाइम ऑफ फ्लाइट 2w अपॉन जी। अब अगर मेरे से ये जो यहाँ पे कोई हाइट है, दोनों हाइट बराबर होगी, ये जो हाइट है बराबर, इनका रेशियो पूछ ले तो भी हम कर सकते हैं। यानी आपका क्वेश्चन बहुत फास्ट हो सकता है। देखते हैं आगे आता ही नहीं आता है। अभी समझना टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने हर लेवल पे कैसे किया है, ध्यान रखना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेकेंड। अरे आपको मालूम होगा पर्टिकुलर सेकेंड में, यहाँ तो मैं ऐसे बोलूँगा, एक अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहाँ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जी, ए अगर कांस्टेंट हो, और अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो, तो आपको मालूम होगा एस एन एथ इज इक्वल टू, यू तो 0 हो गया, a/2 2n-1, और 2n-1 क्या है ऑड नंबर है। अगर ऐसे ड्रॉप केस में जहाँ इनिशियल u इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन अब a इक्वल टू जी है, ग्रेविटी के अंदर h nth बोल दूं, ठीक है, तो ये g/2 इंटू 2n-1, यहां भी ऑड नंबर, यहां भी ऑड नंबर। तो सीधे अगर रेशियो पूछा जाए तो ऑड नंबर का रेशियो, आंसर मेरा ये है। ये आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। दोनों क्वेश्चन एक साथ जैसे हैं। इसमें स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोलेंगे तो इसमें ड्रॉप किया तो नो डाउट u इक्वल टू 0 इनिशियली, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। A body is thrown vertically up with the velocity u, ओके, जैसा बोले, फुल स्टॉप आ गया, इसलिए जगह बनाए, जरा यहाँ बना देते हैं। t इक्वल टू 0 पर u से फेंका। 3 पॉइंट्स ए बी सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। यहां पे स्पीड ये बोल रहे हैं ए पर u/2, u/3 और u/4, और ऊपर भी जारी होगी। थोड़ा सा ये फाइनली जाके टॉप पे जाके 0 हो जाएगी।
अब आपसे पूछा रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी एंड बी एंड सी, यानी डिस्टेंस ए बी बी सी का रेशियो पूछा है। अब इसको मैं ट्रिक से कैसे कर सकता हूं, मुझे मालूम है कि लगातार स्पीड कम होती जा रही है, तो यहाँ पे u/2, u/3, u/4 स्क्वायर करूंगा, u स्क्वायर हमेशा आएगा। तो यार मल्टीपल देखो, यहाँ पे u/2 से u/3 हुई, और मालूम है रिटार्डेशन हो रहा है, जो भी ए बी है वो यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे कोई बी सी हाइट है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए पे u/2, बी पे u/3 स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/9, बी पर 1/9, सी पे 1/4 का 1/16। मुझे सीधे जवाब दिख तो गया है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर करके लिख तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/4, 1/9, बी पर 1/9, सी पर 1/16। अब वही बात आ जाएगी, इनिशियल वैल्यू नो डाउट ज़्यादा है, फाइनल कम है। 1 में 2 इंटू जी हमेशा फिक्स है, बराबर ये डिस्टेंस है। जब रेशियो करोगे हमेशा 2g कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ स्क्वायर करोगे u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीपल का डिफरेंस रह जाएगा केवल जो स्क्वायर करने के बाद आया है। समझ रहे बात को? और ये जो आपके पास जो भी आपके पास ए बी बी सी उनका रेशियो बन जाएगा। तो मैं इतना सा कह दूंगा, जब मैं इसको डिफरेंस करके करूंगा तो 1/4 माइनस 1/9, ऊपर एक वाले में 1/4 माइनस 1/9, चलो इसको एक बार कर लेते हैं, 2g, ये ए बी हो गया। सेकेंड केस में u स्क्वायर बाहर आ गया, अब हो गया b पर क्या था 1/9, 1/3 का स्क्वायर, और यहाँ 1/4 का 1/16, 2g bc। अब इसको ट्रिक से भी कर देंगे अपन, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आगे u/4 जो u/5 हो कुछ भी हो तो आप कर लोगे, डिवाइड करिए, 2g कैंसिल होना है, u स्क्वायर कैंसिल होना है। तो जो मैं आपसे कह रहा था, क्या कह रहा था, डिफरेंस आ गया 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लिया 36, 5 रह गया 9 माइनस 4, नीचे एलसीएम लिया, ऐसे लिखो 16 × 9, तो ये हो गया 16 माइनस 9 7। ये रेशो बन रहा है आपका ए बी अपॉन बी सी। जरा देखें, ऊपर हो गया 5 इंटू 16 इंटू 9, नीचे 36 इंटू 7। ध्यान से करना, ये दोनों मल्टीप्लाई ऊपर और ये नीचे दोनों मल्टीप्लाई। 9 चौक 36, 4 5 20, सॉरी 4 चौक 16, 20 पहले चला गया, 20/7, क्योंकि 4 चौक 16 हो गया, तो 20/7 ये आपका जवाब हो गया। अब आप केवल इसको यहीं से डायरेक्ट कर सकते थे, डिफरेंस देखो बस मल्टीपल के हिसाब से स्क्वायर करके, और आप रेशो बना सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अंडर ग्रेविटी का मैं यहां मार्क कर रहा हूं 2024 के लिए। आज थोड़ा नींद का असर रहेगा, चलिए कल मैच देख के आए तो उसकी बात भी बताते हैं कुछ, लेकिन ये बात बच्चों ध्यान रखना, जो मैं गेस कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल तगड़ा रहता है। चलो बता ही देता हूँ। कल मैच देखने गए थे जयपुर, वहाँ पे था आरआर वर्सेस जीटी, यानी गुजरात और राजस्थान का। जब आरआर खेल रही थी और उनके 4.5 ओवर का खेल रह गया था, यानी 15.3 ओवर्स हो चुके थे, और स्कोर था 2 विकेट पे 137 रन। तो मैंने सीधे एकदम वहाँ पे लाइव एक हल्का सा बोला, मैंने यार पहले स्कोर को फोकस करो, मुझे कुछ हल्का सा अनुमान हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि अभी रशीद खान का ओवर चल रहा है, डिफेंस खेल रहे हैं ताकि विकेट ना गिर जाए, और जैसे इसके 4 ओवर पूरे हो जाएंगे, इसका लास्ट ओवर चल रहा है, तो आगे जब 4 ओवर रह जाएंगे 16 ओवर के बाद, उस 4 ओवर में कम से कम 55 से 60 रन बनेंगे, और ये स्कोर आपका 195 के आसपास जाएगा। और बच्चों वो स्कोर रहा था आरआर का फाइनली 196, और जीटी को चाहिए था 197। जिसने भी मैच को टीवी पे देखा हो या स्कोर सुना हो, कुछ भी न्यूज़ पे देखा हो, तो बाद में देखा होगा कि उनका स्कोर आया था 196 20 ओवर के अंदर आरआर का। इसका मतलब जो मैंने अनुमान पहले से कर लिया था, पूरा अनुमान कर लिया था, वो स्कोर वहाँ बैठा था, यानी मेरा गेस काफ़ी तगड़ा बैठा था। यही बात यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा गेस तगड़ा बैठता है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से रखना। ऐसा क्वेश्चन आपके आने की पूरी उम्मीद है। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी का, एक आपको पहले ग्राफ का बोल चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ें। Person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1. Okay.
इस समय एलिवेटर रेस्ट है, एंड इन टाइम t2 इफ द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो टाइम t2 है। खटाक से आपका जवाब हो गया, इससे t1 इक्वल टू t2 होगा। ये तो हो गया, लेकिन मैं यहीं पे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आगे चलिए, अगर तीसरा केस होता कि ये एक्सेलरेशन से एलिवेटर ऊपर जा रहा है और टाइम सपोज t3 है, अपवर्ड को मैं t ऐसे बोल रहा हूँ, t3 है, और अगर नीचे आ रहा होता डाउनवर्ड केस का और ये t4 है, तो जवाब क्या होता? तो हल्का सा इसको मैं ऐसे बना लूँ, जो ऊपर जा रहा है नो डाउट a ऊपर g नीचे, a ऊपर और g नीचे, तो g इफेक्टिव रेटिव हो जाएगा g प्लस a, और जब डाउनवर्ड जा रहा है उस समय g भी नीचे और a भी नीचे। अपन इस थॉट को लेके चल रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन का एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, और इससे यहाँ पे हो जाएगा g इफेक्टिव इस बार सेम डायरेक्शन g माइनस a। अब आपको मालूम है नॉर्मली t इज इक्वल टू होता है 2h अपॉन g की जगह हो जाएगा g इफेक्टिव। यहाँ दिख रहा है s तो सेम, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट g इफेक्टिव। अब आप दोनों टाइम को कंपेयर कर सकते हो। एक जगह g प्लस a आ रहा है जब एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, और एक जगह g माइनस a आ रहा है लेकिन g इफेक्टिव नीचे आ रहा है। इसका मतलब जहाँ g प्लस a है वो टाइम नो डाउट अपवर्ड वाला, और ये नीचे वाला डाउनवर्ड है, तो t अपवर्ड केस में t डाउनवर्ड से कम होगा। यूँ कह दो, ये अगर t3 t4 बोल रखे मैंने, और इसको लो t अप इज लेस देन t डाउन। इससे क्या तो दुनिया से जाना, दुनिया में आना, याद करने का तरीका एक ढूंढ लेना। इसका मतलब ये अपवर्ड केस का टाइम हमेशा डाउनवर्ड से क्या होगा, कम होगा, या कह दो डाउनवर्ड वाला अपवर्ड से ज़्यादा होगा। मेक इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जो आपसे बोला था 2024 के लिए, वो क्वेश्चन अभी भी चल रहा है अंडर ग्रेविटी, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन होगा। मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ तो मैं इसको बोलूँगा, कुछ कंप्यूटर एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में आ चुका है, आप इसको ध्यान रखना भाई। इससे मस्ती के अंदर यार दुनिया में जाने से अगर बात करें तो एक पल का भरोसा नहीं, और आने में तो टाइम ज़्यादा लगता है। ऐसे अगर कहीं पे भी आपको कह दे किसी बॉडी को आपने ऊपर फेंका या ऊपर से ड्रॉप किया, दोनों केस में हाइट अगर सेम है और वैक्यूम की बात है, तब तो टाइम बराबर होगा। लेकिन अगर मीडियम के रेजिस्टेंस को ले लें तो अगेन बात आ जाएगी एक जाना और एक आना। तो अगर विस्कस मीडियम ए रेजिस्टेंस को पिक्चर में ले लें, या एक और बात कर लेते हैं, क्वेश्चन और हो जाएगा। अगर ए रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, नॉट जीरो, ए रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, तो उसमें अगेन आ जाएगा टी अप इज लेस देन टी डाउन। अप मतलब जाना और डाउन मतलब दुनिया में आना। तो बच्चों ये बड़ी यूनिट है, प्रैक्टिस यूनिट है काइनेमेटिक्स। मैंने इसमें जो टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से आज बात करी है ग्राफ, 1D मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें हमने काउंटिंग में लगभग 11 क्वेश्चन किए हैं और नंबर 8 तक पहुँचे हैं। मैंने शीट एक साथ बना रखी है, लेकिन प्रैक्टिस यूनिट है, तो आज यहाँ तक हम बात ख़त्म करते हैं। इसका रिमेनिंग पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन अगले पार्ट में, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आज की बात यहाँ ख़त्म करते हैं, आगे फिर जुड़ेंगे कल। लेकिन जाते जाते आज का गुरु मंत्र, और आज का मंत्र बहुत ज़रूरी है। हमारे सबसे ज़्यादा हमारे नियरेस्ट कौन है, शुभ चिंतक कौन है? पेरेंट्स। और वो पेरेंट्स जो इंतज़ार करते हैं एक दिन ऐसा है कि मेरा बर्ड मुझसे भी आगे जाए, वो केवल आपसे हारने के लिए तैयार हैं। तो आज से कमिटमेंट करो। पेरेंट्स जिन्होंने आपको इतना प्यारा नाम दिया है, नामकरण इतना प्यारा किया है, और आपकी हर तरह से जो वास्तव में आपकी नीड है उसको पूरा करते हुए आपकी अच्छी परवरिश करी है, आपको गिफ्ट में संस्कार दिए हैं, उनका पूरा ध्यान रखोगे। पेरेंट्स के लिए हमेशा खुली किताब रहोगे, अपने टीचर्स के लिए खुली किताब रहोगे, और पेरेंट्स के संस्कार का हमेशा मान और सम्मान रखोगे। कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। हाँ भाई प्यारे बच्चों, फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स, 5 मई नीट का एग्ज़ाम, आपका शो 2 से 5:20 निकल के आपके अंदर इच्छा होगी खटाखट स्कोर मालूम पड़ जाए, कट ऑफ मालूम पड़ जाए, सॉल्यूशन मालूम पड़ जाए, स्कोर मालूम पड़ जाए, उसके बाद कौन सा मेडिकल कॉलेज, जो लगा तो सीक्वेंस होती है,
तो 5 मई के शाम से वो बात आपके साथ चालू होने वाली है। तो 5 मई को मैं लाइव आपके साथ शाम को 6:30 बजे एलन नीट चैनल पर सीधे पेपर को लाइव सॉल्व करूँगा। उसी सीक्वेंस में आगे आपके केमिस्ट्री और बायो के सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। उसी रात को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्कोर क्या है और आपके हाथ खाली मुट्ठी नहीं बंद मुट्ठी है, जिसमें आपकी अपनी वो चाहत हकीकत में आ चुकी है। ठीक है, तो आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा हूँ। भूलना नहीं, 5 मई शाम को 6:30 बजे। ये केवल संभव एलन पर है, क्योंकि एलन है तो हर चीज़ मुमकिन है। कीप स्माइलिंग।